हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूनिट 10 पढ़ रहे थे और यूनिट 10 का जो डी सेक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं। तो इसके बैरियर्स टू जो इंक्लूसिव एजुकेशन ये हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या सुविधाएं, मतलब सुविधाजनक बात क्या हो सकती है, यानी कि सुकारक चीज़ें या उसके विकास में मदद करने वाली चीज़ें जो हैं उनको फैसिलिटेटर कहते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी बैरियर्स हैं अगर हम उन पर इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो बैरियर्स थी वो फैसिलिटेटर का काम करती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है कि फैसिलिटेटर पॉइंट इन एजुकेशन, समावेशी जो इंक्लूजन है उसमें पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, जैसे फैसिलिटेटर का मैंने बताया है कि जो भी चीज़ें चाहे पॉलिसीज़ हों, चाहे वो बिहेवियर हो, और चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो मैंने पहले लेक्चर लिए हैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं किस तरीके से समावेशी शिक्षा के विकास में मदद करते हैं उनको हम फैसिलिटेटर कहते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला हम लोगों ने कल पढ़ा था एटीट्यूडनल फैसिलिटेटर। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जो भी टीचर हैं उनका जो रवैया होता है स्टूडेंट के प्रति, जो कि डिसेबल बच्चे हैं और वो कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, तो उनके प्रति टीचर जो है उनका नेगेटिव जो रवैया होता है वो सुधारने की ज़रूरत है। अगर वो सुधार लेते हैं या उनको भी जो उनकी कमियां हैं, उनको कमियों को देखते हुए कौन कौन से तरीके से उनकी शिक्षा उनको दी जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचें और एक सकारात्मक रवैया यानी कि आशावादी विचारधारा अगर रखें तो काफ़ी कुछ इसमें समावेशी शिक्षा में भी ये जो एटीट्यूडनल बैरियर है वह फैसिलिटेटर का काम कर सकता है। अब यही चीज़ जो है जो उनके साथ में सहपाठी होते हैं, जो स्टूडेंट के साथ में पढ़ते हैं, वो लोग भी उन अक्षम बच्चों के साथ अपना जो रवैया है, जो अपना दृष्टिकोण है, जो नेगेटिव दृष्टिकोण है उसको चेंज करके थोड़ा उनके साथ सहयोग रखें या उनकी हेल्प करें। तो ये जो एक तरीके से जो एटीट्यूडनल हमने बैरियर पढ़ा था वो कहीं ना कहीं फिर अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है, उसमें सुधार हो जाता है, तो वो हमारा फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से समाज का दृष्टिकोण है। समाज जो है इन बच्चों को, अक्षम बालकों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखता है, उनको समझता है कि ये किसी चीज़ को करने के योग्य नहीं है, सोसाइटी में रहने के योग्य नहीं है, या इनको सिखाया ही नहीं जा सकता। तो इस तरीके के जो उनका एटीट्यूड होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब वो चेंज हो जाता है तो यही चीज़ें जो एक रुकावटें डाल रही थी ये फैसिलिटेटर का काम करती हैं। अब सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल जो बैरियर्स होते हैं उनको हम कैसे फैसिलिटेटर का काम उसमें होगा। इसमें देखिए, जैसे इसमें फिजिकल में पढ़ाया था, जैसे स्कूल है तो वहाँ पे व्हील चेयर्स नहीं हैं, या वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, या उनके बैठने की जो फर्नीचर है वो ठीक से उसका इंतजाम नहीं है, रैंप नहीं बने, तो अगर इसमें सुधार कर लिया जाता है, इन सब चीज़ों में बिल्डिंग है उसमें जो समावेशी शिक्षा की बिल्डिंग है, स्कूल है, उसमें प्रॉपर रैंप बने हो, व्हील चेयर की व्यवस्था हो, और बच्चों को वॉशरूम जाना है या पानी पीने की सुविधा, सारी सुविधाएं अगर उनको दी जाएं तो वो जो फिजिकल बैरियर है वो फैसिलिटेटर का काम कर लेगा। तो ये जो फिजिकल रूप से फैसिलिटेटर हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अगर उनमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो फैसिलिटेटर का काम करता है। अब आगे देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो बात ये भी होती है कि अब इसके बाद फिजिकल के बाद हम लोग पढ़ेंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बारे में जैसे पढ़ा था कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, जो बच्चों की हेल्प करती है, जो अक्षम बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी तकनीक की चीज़ें हैं, आईसीटी है आपकी कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो उनकी काफ़ी मदद कर सकती है समावेशी शिक्षा में, तो ये एक फैसिलिटेटर का काम करती है। अब आगे जो पॉइंट है वो है करिकुलम।
जैसे कि करिकुलम हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो बैरियर का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए। अगर उसमें करिकुलम में बच्चों के हिसाब से, अक्षम बच्चों, डाइवर्स लर्नर के हिसाब से भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो ये जो करिकुलम है ये भी फैसिलिटेटर का काम करेगा। अगला पॉइंट है कि ट्रेंड टीचर, यानी कि जो टीचर होते हैं, जैसे अब जो स्पेशल बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, किस तरीके से उन बच्चों को हैंडल किया जाए, तो ये सब चीज़ें जो हैं स्पेशल टीचर को सिखाया जाता है। साथ में जो नॉर्मल टीचर थे उनको भी, क्योंकि समावेशी शिक्षा में दोनों ही टीचर होंगे, स्पेशल भी होंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो स्पेशल टीचर को भी बुलाया जाएगा, और साथ में नॉर्मल टीचर होते हैं। तो जो नॉर्मल टीचर होते हैं उनको इन सर्विस, यानी इन जॉब कर रहे हैं तो समय समय पर उनको अपडेट किया जाता है, नई नई जो तकनीकें आती हैं, या नए नए जैसे स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज़ करना है, या और भी चीज़ें हैं जो इन बच्चों के लिए, अक्षम बच्चों के लिए तकनीकें बनाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, तो उसके साथ उनको ट्रेंड जब वो किया जाता है तो ये फैसिलिटेटर का रूप ले लेता है। अब आगे है जो कि फंडिंग होती है। फंडिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो फंडिंग उनको, मतलब अगर प्रॉपर स्कूल को, या समावेशी शिक्षा को फंडिंग की जा रही है, सफिशेंट उनको फंड आ रहा है कि फर्नीचर ले सकें, या जो टेक्नोलॉजी है या उसका विकास कर सकें, हर चीज़ सुविधाएं दे सकें, तो ये भी एक फैसिलिटेटर का रूप हो जाती है। अब आगे है कि गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक से उसका वर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं, इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, तो ये भी फैसिलिटेटर का काम करता है। आगे जो पॉइंट है कि 8 पॉइंट है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट और पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इन अक्षम बच्चों के लिए या शिक्षा के लिए, जो सर्व शिक्षा अभियान बना, और भी चीज़ें जो बनी हैं, क्योंकि ये अब जो शिक्षा है एक मौलिक अधिकार बन गया, हर बच्चे का अधिकार है, तो सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा में, जो डाइवर्स लर्नर है, नॉर्मल लर्नर है, सबको शिक्षा देनी है। तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो नियम बनते हैं, अगर उनका इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये एक फैसिलिटेटर का काम करती हैं। आगे जो पॉइंट है कि 9 पॉइंट है कि परिवार या परिवेश। देखिए, परिवार में सबसे बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जो पहला परिवेश से वो इंटरेक्ट करता है वो है उसका परिवार, वो पहला उसका प्रवेश होता है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल बच्चों के अंदर समावेशन, वहाँ पे जब अगर उसका परिवार उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, उसका परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि पेरेंट ही बहुत हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है, ये कैसे समाज में फेस करेगा। तो इस तरीके की जो भावनाएँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुद ही इस तरीके से ग्रस्त हो जाएंगे तो वो बच्चे का कैसे साथ देंगे, बच्चे को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रवेश जो है, परिवार का प्रवेश ऐसा होना चाहिए कि जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाए, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका महत्व परिवार में दे। तो नॉर्मल बच्चों के अंदर समावेशन की भावना, समानता की भावना का विकास करे, तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों, यानी कि जो छात्र हैं उनको महत्व दिया जाए, उनके साथ सहयोग किया जाए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। तो ये तो परिवार के प्रवेश की बात हो गई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि विद्यालय का परिवेश कैसा हो। विद्यालय में देखिए, जो कि विद्यालय में जब बच्चे सहयोग नहीं करते हैं, टीचर सहयोग नहीं करते हैं एक दूसरे से, तब यहाँ पे जो है वो बैरियर का काम करता है। अगर जो काम करता है तो इसके साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब बच्चे को सीखने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए पहली बात यह है कि अगर विद्यालय का परिवेश देखा जाए तो बच्चों को सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया जाए। यानी उचित वातावरण का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भावना है, टीचर की जो भावना है उस बच्चे के प्रति या उसके सहयोग के प्रति, उसको आगे बढ़ाने के प्रति सहयोग की भावना हो। अगर वो प्लेग्राउंड में भी ले जा रहे हैं तो इस तरीके से खेल कराएं कि वो बच्चा अपने आप को कम ना समझे, अपने आप को कहीं ऐसा ना समझे कि मैं इस खेल को नहीं खेल सकता, नॉर्मल बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी कोई भावना का विकास ना हो जिससे अपने आप को कम समझे। तो ऐसा वातावरण वहाँ पे सामाजिकता का टीचर को देना चाहिए कि उचित वातावरण देना चाहिए ताकि उसका अक्षम बच्चे का वहाँ पे विकास हो पाए।
अगला पॉइंट है कि बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। जो बच्चा है वो उसके अंदर प्रेरणा की कमी है, उसके अंदर ये वो अपने आप को कम समझ रहा है, तो उसको अभिप्रेरित किया जाए सब कुछ स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, चल रही है, आरंभ करने से पहले पूर्व अक्षम बालक की उचित भागीदारी उसमें होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि बच्चों के सीखने के तौर तरीके, जो हर बच्चा देखिए अलग अलग तरीक़ों से सीखता है, तो बच्चों के सीखने के तौर तरीक़ों में विभिन्नता को स्वीकारते हुए उसे सिखाना चाहिए। कोई बच्चा है कि वो सुन के अच्छी तरह से सीखता है, कोई बच्चा लिख के सीखता है, तो हर जो अक्षम बच्चे हैं उनकी अलग तरीके से सीखते हैं। तो सभी बच्चों को यहाँ पे समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को लेके चलना है। ये नहीं अगर वो अक्षम है बच्चा तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो जिस तरीके से वो सीख रहा है उसको स्वीकारते हुए उसे सिखाना है। अक्षम बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना तथा मानसिक भय से उनको मुक्ति दिलाना, क्योंकि वो बच्चे बहुत डरे से सहमे से एक तो उनका अपने आप को बहुत कम समझते हैं और एक भय उनके अंदर होता है। तो मानसिक रूप से उनको भय से मुक्ति दिलाना, उनका प्रोत्साहन करना ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो समाज में अपनी रहने का जो उनका सामाजिकता है या अपने समाज के साथ सामंजस्य कर पाएँ। ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पहले हम क्या करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पहले अक्षम छात्र के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई जो पृष्ठभूमि है उसकी पहले की, उसको जान लेना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। उसके साथ ही उस चीज़ को लेके उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उसको जो सहयोग वाली भावना है वो वहाँ पे होनी चाहिए। और ऐसे बच्चों के साथ अत्यधिक प्रतियोगिता ज़्यादा होती है, उसमें भाग नहीं ले पाते, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उनकी जो उनका मतलब कि एक तरह से मानसिक भावना है उसको ठेस पहुंचती है। तो ऐसे अत्यधिक जो प्रतियोगिताएं होती रहती हैं उन पर रोक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग ठीक कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेटर का काम करती हैं। आगे देखते हैं समाज का परिवेश कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का रूप कैसे लेता है समाज। यदि दिव्यांग बच्चे समाज में सम्मान पाता है, ठीक है, समाज उसको हे दृष्टि से नहीं देखता कि उसके साथ कॉपरेट ना करे, उसको मतलब कि उनके साथ सहयोग ना करे। अगर वो सहयोग नहीं करता तब तो उसका एटीट्यूड जो नेगेटिव है वो उसको बैरियर का काम करेगा। लेकिन अगर समाज दिव्यांग बालक को सम्मान देता है और वह आसानी से, तो क्या होता है, तो वह आसानी से ज़िंदगी में भी समायोजित हो पाता है। अतः समाज के व्यक्तियों की अक्षम छात्रों के प्रति जो एक पॉजिटिव मनोवृत्ति है उसके समावेशन के लिए सुकारक है, यानी फैसिलिटेटर का काम करती है। अगला देखिए सहपाठी, यानी कि जो इसके सहयोगी होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं, सहयोगियों का जो सकारात्मक रवैया है, यानी कोई बच्चे को समझ नहीं आया, अक्षम बच्चे को, वो धीरे सीखते हैं या कोई दिक्कत है उनको समझ नहीं आया, तो जो उसका क्लासमेट है वो उसको समझा सकता है। और उसके और टीचर की जो लैंग्वेज है उसमें भी अंतर हो, क्योंकि एक बच्चे को अच्छी तरह से समझता है, उसकी भाषा उसको वो अच्छी तरह से पकड़ पाएगा, वो अपने तरीके से सिखा पाएगा। तो अगर सहयोगी यानी कि क्लासमेट अगर एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वहाँ पे ये भी एक फैसिलिटेटर का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सहपाठियों का सकारात्मक व्यवहार जो है अक्षम बालक के समावेशन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए अब ये बच्चों ये हो गए सारे हम लोगों के जो फैसिलिटेटर हैं, यानी कि जो सुविधाजनक हैं इसमें समावेशी शिक्षा के विकास में, उनकी बात हो गई। अब अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है रिसर्च ट्रेंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो समय समय पर रिसर्च होती रहती है, शोध होते रहते हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए पहले तो ये देखिए कि जो शोध हो रहे हैं, अब शोध किस पे होते हैं, जहाँ कमियाँ होंगी, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे फैसिलिटेटेड बैरियर जो भी पढ़ चुके हैं हम, उन्हीं चीज़ों पे तो शोध होगा, तभी तो उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो उसी से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें कि समावेशी शिक्षा में अक्षम बालकों को कैसे परिभाषित किया जाए। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए ये लोग एक
इन्होंने परसेंटेज बताई है कि इतनी परसेंटेज अगर विकलांगता है या दिव्यांगता है तो उस बच्चे को अक्षम माना जाएगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही, उसमें भी उस विषय पे भी शोध किया जाता है कि समावेशी शिक्षा में अक्षम बालकों को कैसे परिभाषित किया जाए और किन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से डिसेबल माना जाए, किन्हें नहीं। तो इस चीज़ पर भी शोध होता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि शोध का विषय जो है वो अक्षम छात्रों की जो पाठ्यचर्या करिकुलम भी है में उसमें कितना पढ़ाया जाए या उनकी अक्षमता उनके पाठ्यक्रम से किस प्रकार सुलेमित किया जाए। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो पाठ्यक्रम है किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसमें मॉडिफिकेशन करा जाए कि वो बच्चे के लिए, अक्षम बच्चे के लिए भी वो बेनिफिट वो अक्षम बच्चा भी इसके लिए उसमें बेनिफिट ले सके। तो जो पाठ्यचर्या है उसमें भी शोध का विषय रहता है एक तरीके से। और अगला पॉइंट है कि सामान्य बच्चों की जो प्रवृत्ति तथा अभिवृत्तियों पर, जो सामान्य बच्चे हैं उनकी प्रवृत्ति अभिवृत्तियों पर विशिष्ट बच्चों के साथ पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे भी शोध किया जाता है कि कहीं जो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बच्चा है, वो उस बच्चे के साथ पढ़ रहा है, अक्षम बालक के साथ, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक तरह से IQ उसका बहुत ज़्यादा है, तो वो उन बच्चों के साथ अपने आप को बहुत वैसा, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मतलब बहुत बोरियत सी महसूस हो रही है या क्योंकि वो बहुत तेज़ बच्चा है और यहाँ पे अक्षम बच्चों की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये भी शोध का यहाँ पे कारण हो सकता है, इस पर भी शोध होता है। अगला पॉइंट है कि शिक्षण विधियाँ कैसी हो, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पे डाइवर्स लर्नर हैं, नॉर्मल लर्नर हैं, तो वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाए उन बच्चों को, किस तरीके से कैसी विधियाँ अपनाई जाएँ जो कि सामान्य व अक्षम दोनों के लिए ठीक व प्रभावी हों तथा वे उनसे ठीक ढंग से हर कंसेप्ट को समझ पाएँ, क्या वे एक जैसी हों या उसमें कुछ परिवर्तन हो। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब शोध का, रिसर्च का एक तथ्य है, रिसर्च का कारण बनती हैं। अब जो मूल्यांकन प्रणाली है, यानी कि जो उन बच्चों को हम उनकी मूल्यांकन करते हैं उनका किस तरीके से किया जाए या कौन सी विधियाँ उसमें अपनाई जाए, जैसे मान लीजिए, और जो अक्षम बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़ी स्थिरता देते हैं, थोड़ी छूट देते हैं उनको, उनके लिए एक तो लेखक देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उनको, अगर वो टाइम पे कोई पेपर नहीं तो उनके लिए ज़्यादा टाइम दिया जाता है पेपर देने के लिए भी। तो इस तरीके की मूल्यांकन प्रणाली में क्या शोध किया जाए, उस पर भी शोध किया जाता है। एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो वहाँ का समावेशी शिक्षा जो एकेडमिक उसका कैसा वो कार्य मतलब कर रहा है, उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी शोध होता है। छात्रों का कितना एनरोलमेंट हुआ है, कितने बच्चे समावेशी शिक्षा में बच्चे आ रहे हैं और कितने उसमें आ रहे हैं और कितने उसमें बीच में ही चले जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और उनकी अटेंडेंस क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है बच्चों का, इन सब चीज़ों पे शोध का विषय बनते हैं। अगले पॉइंट है कि टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो मैंने बताया था जैसे आपको कि टीचर्स का क्या एटीट्यूड है या लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ पे कैसा है, इसमें भी जो इम्प्रूवमेंट कैसे हो, इस पर भी शोध होता रहता है। अगला पॉइंट है कि 9 जो पॉइंट है हमारा कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो हम अपनाते हैं अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, तो वो किस तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए ताकि और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को और जैसे कितना डेवलप किया जाए उनके विकास के लिए, इस पर भी शोध होता रहता है। अगला पॉइंट है कि अक्षम छात्रों का विकास कैसे हो। ठीक है, अक्षम बच्चों का विकास कैसे किया जाए, किन किन तरीके से किया जाए, या जो स्पेशल टीचर हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, उसके लिए भी नए नए शोध होते रहते हैं। तो और अगला पॉइंट है किन तरीकों से उन्हें शिक्षा दी जाए कि उनका जीवन वो ठीक से यानी समाज के साथ ठीक से सामंजस्य कर पाएँ, अपना जीवन जी सके। अक्षम छात्र की अपनी, अब जैसे अक्षम छात्र है जब वो शिक्षा लेगा उसके बाद उसको भी अपने जीविका चलानी है, उसको जीवन जीना है, तो किस तरीके से अपनी जीविका अर्न कर पाए, इसमें भी शोध का विषय रहता है। और भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा देता है, इसमें भी शोध होते रहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो ये टॉपिक है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का 10 यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, इसका डी सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।